2012 का ये पेपर मौजूद है और इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, हाँ, तो ये 3, 4 एंड 5 ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मुझे देखो ज़रा और ट्राई करो, अगर तुम्हें समझ आ रहा है, सॉल्व करना आ रहा है तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। सर इसका आंसर ए होगा। ओके, तुमने कहा कि इसका आंसर होगा ए। ठीक है। सो सवाल में कहा था दैट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10। तो हमारे पास जो है वो फोर्स गिवन है और हमसे उसके एफ एक्स और एफ वाई पूछें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एफ एक्स हो गया तुम्हारा 4 और ये हो गया एफ वाई। तो तुमने कैसे सॉल्व किया? सर यहाँ पे मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन बताया है और जब मैंने बाकी ऑप्शंस देखे तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐड होके 10 न्यूटन बनाता हो, नहीं 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 सिवाय नहीं, 8 है। नहीं गलत है। तुमने डायरेक्ट इनको ऐड किया, 6 + 4 = 10, ऐसे किया है? यस सर। नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो वेक्टर्स इस तरह से ऐड नहीं होते हैं। ये जो फोर्स और उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, फोर्स और इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इनके दरमियान जो फॉर्मूला या जो रिलेशन है वो ये फॉर्मूला होता है F=√f(x²) + fy²। तो इसका मतलब है अगर एफ एक्स की जगह 4 पुट करें और एफ वाई की जगह 6 पुट करें तो हमारा आंसर जो है वो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो है वो 10 आना चाहिए। तो लेट्स सी, अगर मैं ऑप्शन ए को सॉल्व करता हूँ तो ऑप्शन ए के अंदर मैं पुट कर देता हूँ 4² + 6²। तो 4² इज 16 एंड 6² इज 36। तो मेरे पास इसको सम करने से आंसर आ जाएगा 42 एंड 52 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 52 इज नॉट इक्वल्स टू 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। कोई और ऑप्शन बताओ। सर बी आंसर होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक किया है। यस सर। ओके, सो फॉर्मूला इज x² + y² that will become 6² + 8² and 6² is 36 and 8² is 64। so 36 + 64 is 100 और हमारा आंसर जो आ रहा है 10। सो द करेक्ट आंसर जो है वो इस ऑप्शन का वो है ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था वो क्या था? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के दरमियान जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है इसका। सो इस फॉर्मूले को याद रखना। फॉर्मूला क्या है ये? दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सो करेक्ट आंसर जो है वो उसका बी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में लेट्स सी हमें क्या करने को कहा है। क्वेश्चन में हमें दिया है a + b, दो वेक्टर्स का सम दिया हुआ है 7i + 7k और दो वेक्टर्स का डिफरेंस दिया हुआ है -i + k और हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर a का। तो ये दो चीजें मेरे पास गिवन है, a + b एंड a - b। और मुझे जो चीज फाइंड करनी है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए का हमें जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे? सर जो हमने प्रीवियस यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया उसी से करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे उस तरह से। कुछ और तरीके से ट्राई करो, सोचो थोड़ा सा। देखो, प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होंगे इसके ऊपर, बट उससे पहले मुझे जो है वो ए चाहिए होगा। अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड चाहिए
तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a के मैग्नीट्यूड के लिए पहले तो मुझे वेक्टर a चाहिए। a के कंपोनेंट्स अगर मुझे पता होंगे तो ही मैं a का जो है वो मैग्नीट्यूड बता सकता हूँ। बट मुझे यहाँ दोनों जो फॉर्म दी हुई है, जो दो गिवन डेटा है, इन दोनों के अंदर मेरे पास सिर्फ a नहीं है, यहाँ मेरे पास a प्लस बी है और यहाँ मेरे पास a माइनस बी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके सबसे पहले तो मैं a की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं आपस में। अब देखो ऐड करने से क्या होगा, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 7i प्लस 7k, और साथ ही मेरे पास a माइनस बी गिवन है, इट इज माइनस आई प्लस के। जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, सो दिस प्लस बी एंड माइनस बी कैंसल आउट हो जाएंगे, एंड a प्लस a ये हमारा हो जाएगा 2a, और i के अंदर i को ऐड कर देंगे तो 7i माइनस 1i विल बिकम 6i, एंड 7k प्लस 1k विल बिकम 8k। ये जो 2 है दूसरी साइड पे जाके हम डिवाइड कर देते हैं, सो द वैल्यू ऑफ वेक्टर a विल बिकम 6i प्लस 8k डिवाइडेड बाय 2। जब 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा वेक्टर a इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4k। तो ये हमारे पास वेक्टर a की वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मुझे मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ कैसे निकालेंगे। सर हम लोग 3i और 4k को उस फॉर्मूला के अंदर रखेंगे। बिल्कुल सही है, हमने इसको जो है वो फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। सो वैल्यू पुट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, 9 प्लस 16 25, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ए का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 5। क्लियर है ये? यस सर। ओके, सो लेट्स सी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट डेज के अंदर ही हमने पढ़ा है, लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है। आंसर करो। सर नेगेटिव होगा या जीरो होगा? नेगेटिव होगा या जीरो होगा, तुम बताओ नेगेटिव क्यों होगा? सर मुझे ज्यादातर जीरो लग रहा है यहाँ जीरो पर, लग रहा है, क्यों जीरो लग रहा है मुझे बताओ। क्योंकि फिर वो पैरेलल नहीं हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा, चलो सही है तुम्हारा आंसर भी। एक्सप्लेन करता हूँ उसको मैं। लेट सपोज ये हमारा जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है या पॉइंट ऑफ रोटेशन है। अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी आर लाइन ऑफ फोर्स। सिमिलरली अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, सो दिस विल बी आर लाइन ऑफ फोर्स। अगर हम जो है वो फोर्स यूं अप्लाई करते हैं, इस तरह से अप्लाई करते हैं फोर्स, that our line of force passes through the pivot. So in this case जो मोमेंट आर्म होता है बॉडी टॉर्क का, मोमेंट आर्म हो जाता है जीरो। मोमेंट आर्म इज इक्वल टू जीरो, और जब मोमेंट आर्म जीरो होगा तो इन दैट केस आर टॉर्क विल बी इक्वल टू जीरो। रीजन क्लियर है? सर अगर क्वेश्चन में पूछते कि जब अगर लाइन ऑफ फोर्स मूवमेंट आर्म से गुजरती है तो फिर मैक्सिमम होता। नहीं, देखो लाइन ऑफ फोर्स मोमेंट आर्म से गुजरती है, इस बात के अंदर कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स जो है वो अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास हो रही है तो टॉर्क जीरो होगा। अगर लाइन ऑफ फोर्स जो है वो मोमेंट आर्म से नहीं गुजरती तो कोई ना कोई वैल्यू होगी मोमेंट आर्म की। तो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, फिर डिपेंड करता है मोमेंट आर्म के ऊपर, फिर डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। जितना ज्यादा मोमेंट आर्म, जितना ज्यादा फोर्स लगेगी, उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा।
ओके सर। ठीक है, तो यहाँ मैंने जीरो का रीजन भी लिख दिया कि टॉर्क क्यों जीरो है, बिकॉज ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो पाइवट से पास हो रही हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही हो, तो मोमेंट आर्म जो है वो हमारा जीरो होता है, और मोमेंट आर्म के जीरो होने की वजह से हमारा जो टॉर्क है वो भी जीरो हो जाता है। सो हमारा 2012 वाले क्वेश्चन के अंदर ईयर में हमारे पास बस ये जस्ट एक सवाल मौजूद था। कोई और ईयर देखते हैं। ओके 2019, 2019 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ हमारे पास 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस मौजूद हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो और ट्राई करो, अगर ये समझ आ रहा है तो उसका आंसर बताओ। सर एडिशन होगा। लेट्स सी, सवाल पहले रीड करते हैं। इफ द टेल ऑफ if the tail of the first two vector if the tail of the first vector coincides with the head of the second vector, the resultant of two vector will be found by, दोबारा बताओ ऑप्शन। एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसको अगर हम देखें तो लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर और ये हमारे पास हो गया सेकंड वेक्टर, वेक्टर सेकंड। और अगर हम यहाँ पे कहा है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मींस ये हो गई हमारी टेल फर्स्ट वेक्टर की, कंसाइड्स विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, सॉरी। सो अगर मैं कंसाइड करूं इन दोनों को, तो ये वाला जो रिजल्ट, ये जो वेक्टर आता है इसको हम रिजल्टेंट कहते हैं, और इस रिजल्टेंट का मतलब होता है दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड सेकेंड वेक्टर। बिल्कुल सही है। देन क्वेश्चन नंबर 4। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था, तो दोबारा से उस ईयर पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे थे 4। सर मैं कह रही थी कि इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर ए होगा, कैसे? सर यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर की बात की है तो इस वजह से रिवर्स हो जाएगा। देखो, नहीं, नेगेटिव है, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, बट यहाँ बात जो है वो नेगेटिव वेक्टर की नहीं हुई है, यहाँ बात हुई है नेगेटिव नंबर की। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, या फिर रिवर्स के बजाय ये भी हो सकता था, बी चेंज बाय 180 डिग्री। अगर ये बोलते तो भी आंसर जो है वो बिल्कुल सही था। लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज आवर वेक्टर ए। तो अगर मैं जो है वो उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो इसकी जो लेंथ है वो असल में डबल हो जाएगी, सो दिस विल बिकम 2a। अगर मैं जो है उसको -2 से मल्टीप्लाई करता, लेट से -2a, तो हमारा जो वेक्टर है उसकी लेंथ जो है वो डबल हो जाती और डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सर इसका आंसर थर्ड होगा।
आंसर इसका थर्ड होगा, बिल्कुल सही है। बोथ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स आर नेगेटिव, इट्स मीन एफ एक्स इज लेस देन जीरो, सिमिलरली एफ वाई इज लेस देन जीरो। अगर दोनों कंपोनेंट जो है वो लेस देन जीरो हैं, इन शॉर्ट दे आर नेगेटिव, इसका मतलब है कि हमारा जो वेक्टर है या फिर जो हमारा एंगल है इट विल लाई इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, और हमारी जो फिगर है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगी दैट हमारा वेक्टर जो है वो लाई कर रहा होगा इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। दिस इज दी एफ। सो ये हमारे पास नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई एंड दिस इज नेगेटिव वाई। क्लियर है? ये थर्ड क्वाड्रेंट किस तरह से आ रहा है आंसर? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। सर परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। हमने पढ़ा था दैट ए क्रॉस बी जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए और बी का, इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड विद साइन थीटा, और साथ हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ जाता है एन। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर, or this unit vector it is perpendicular to both a and b। दोनों a और b के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इस a क्रॉस b की जगह हम r क्रॉस f लिख दे तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज इक्वल टू टॉर्क। तो इट्स मीन कि हमारे जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ दिस मोमेंट आर्म एंड फोर्स। बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन भी मौजूद था यहाँ पे 6 के बाद, 7। सर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये तो हमने यहाँ पढ़ा ही नहीं है, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर क्लास का टॉपिक नहीं है ये स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सर हमारे ना फिजिक्स के सर कराया था, ये इसके मतलब सिर्फ टाइप्स बता दिए थे हमें। अच्छा देखो, मैं रिकॉल कर लेता हूँ, आई थिंक तुम दोबारा रीचेक कर लेना कि इसका आंसर जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। मैं रिकॉल कर देता हूँ लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था। सो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट or moving with constant or uniform velocity, uniform velocity। सो अगर बॉडी के अंदर ये दो चीजें पाई जाती हैं कि या तो वो रेस्ट में हो या वो मूव कर रही हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो इट्स मीन बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, बॉडी जो है वो सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी का इक्विलिब्रियम रेस्ट की वजह से होता है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है इट इज ड्यू टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड अदर इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके अलावा जो इसके अंदर स्टेबल लिखा हुआ है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा हमारे पास होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तीनों जो फॉर्म है इक्विलिब्रियम की ये कहलाती हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर के टॉपिक के अंदर पढ़ी ही नहीं हमने। 9th क्लास के अंदर जरूर हमने पढ़ी थी बट फर्स्ट ईयर के टॉपिक के अंदर हमने इसको डील नहीं किया। सो ऑब्वियसली ये तीनों में से कोई भी आंसर नहीं हो सकता। सो टाइप्स हमने पढ़ी थी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम उस वक्त होता है जब बॉडी रेस्ट में हो, और डायनामिक इक्विलिब्रियम उस वक्त होता है जब बॉडी मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका आंसर क्या आएगा? डी होगा। डी होगा इसका। द करेक्ट आंसर इज
डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है? यस सर। ओके, सो ये हमारे पास हो गया ईयर 2019। नेक्स्ट ईयर देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। ओके, सो 2010 हमारे पास है नेक्स्ट ईयर, और इसके अंदर देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 5 भी ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड है तो हम इसको भी देख लेंगे। 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सर परपेंडिकुलर होगा तो उसका आंसर 90 होना चाहिए। 90 होना चाहिए, चलो देखते हैं। तुमने कहा ऑप्शन में तो है ही नहीं 90। जो सवाल समझ आ रहा है उस यस सर, हिसाब से वही कोई एक कंफ्यूजन ऑप्शन होता गैस करो, देन हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या करेक्ट है या नहीं है। है। सर सी होगा या ये होगा? दोबारा से बताओ मुझे ये होगा या ऑप्शन। सी होगा? बी और सी में से कोई होगा, लेट्स सी ऑप्शन इसका। ए। ठीक है, नहीं, लेट्स सी। ए और सी में से। अच्छा, ए और सी में से, ठीक है, ए में से और सी में से कोई एक आंसर होगा। लेट्स सी क्या आंसर आता है। इफ टू फोर्सेस, सॉरी, टू इक्वल फोर्सेस, ये यहाँ पर जो है वो मेन कमांड वर्ड है यहाँ पर सवाल के अंदर, कि दो फोर्सेस क्या है, बराबर है, और साथ साथ कहा है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको ड्रॉ करके देख लेता हूं कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं। लेट्स सी, एक ये फोर्स आ गई मेरे पास और दूसरी फोर्स आ गई है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। सो लेट्स से दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। और अगर हम इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, सो रिजल्टेंट हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया इसका रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट ड्रॉ हो गया ये, ठीक है। देन हम देखते हैं कि सवाल में क्या पूछा है। देन द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस।